जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। इसके पहले 2 चैप्टर हमने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे, आपको सिलेबस नहीं पता, तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अन्य सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है उसका पूरा सिलेबस समाप्त किया जा रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं और कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो यह सिलेबस है वह कंप्लीट कराया जा सके। और पूरा लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी डाउट है आपको वह भी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके डाउट को तुरंत क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर बने रहें क्योंकि पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। सभी जानकारी आपको हम चैप्टर के एंड में दे देंगे कि चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन विद नोट्स, सभी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के विषय में। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है इसको हमने समझ लिया है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार को समझ लिया है, महत्व को समझ लिया है, उसके एक प्रकार से हर एक तथ्य को हमने समझ लिया है। अब हमें सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को चैप्टर 3 में पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके सिद्धांत हैं। थियरीज ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, संस्थाओं, मान्यताओं और जीवन शैली में समय के साथ आने वाले बदलावों को दर्शाता है। आप चैप्टर 3 तक पहुंच गए हैं, आपको अच्छे से सामाजिक परिवर्तन जो है वह समझ में आ ही गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। सामाजिक परिवर्तन जो समाज में संरचना है, संस्थाएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन समय के साथ जो होता आ रहा है, जो बदलाव होते आ रहे हैं, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। समाज शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए कई सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए हुए हैं, जिसमें से 4 यह प्रमुख हैं जो कि आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। सबसे पहला है रेखीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तीसरा है जनसांख्यिकीय सिद्धांत और चौथा है आर्थिक अथवा संघर्ष सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों को हम एक एक करके अच्छे से चलिए समझते हैं। रेखीय सिद्धांत, लीनियर थियरी ऑफ सोशल चेंज। रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक नियत दिशा में लगातार और क्रमिक रूप से होता है। समाज जो है समय के साथ एक चरण से दूसरे चरण की ओर प्रगति करता रहता है, अर्थात वह एक ही दिशा में नियत परिवर्तित होता जाता है, क्रमिक रूप से वह विकास करता जाता है, वही रेखीय सिद्धांत कहलाता है। इनके मुख्य विचारों की बात करें तो समाज का विकास जो है सरल से जटिल और निम्न से उच्च अवस्था की ओर जो है इसमें बढ़ता रहता है। किसमें? रेखीय सिद्धांत में। दूसरा इसका क्या तथ्य है कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा आगे की दिशा में चलता है, पीछे नहीं लौटता है, अर्थात विकास होता रहता है, फिर वह दोबारा वापस नहीं लौटता है। यह रेखीय सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत जो है परिवर्तन को रेखीय प्रगति के रूप में देखता है। रेखीय जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का, आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है कि जो रेखीय सिद्धांत है वह एक ही दिशा में क्रमिक रूप से होता रहता है। यह पीछे नहीं लौटता है, यह आगे की दिशा में ही चलता रहता है और समाज का विकास हमेशा रेखीय सिद्धांत के अनुसार सरल से जटिल की ओर होता है, निम्न से उच्च की ओर होता है। आगे हम देखेंगे प्रमुख समाजशास्त्री के विचार रेखीय सिद्धांत के विषय में क्या है। जैसे कि ऑगस्ट काम्टे महोदय कहते हैं, उन्होंने समाज के विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहला धार्मिक अवस्था। पहले धर्म के, वैदिक सभ्यता जब थी, धर्म के आधार पर विभिन्न चीज़ें चलती थी, धर्म के अनुसार लोगों के विचार थे, हर एक कार्य को वह धर्म से जोड़ देते थे। फिर आगे चल के दार्शनिक अवस्था आई जिसमें विभिन्न दार्शनिक हुए और हर एक कार्य में, हर एक तथ्य में अपने दार्शनिक विचार को वह लाते थे। फिर आगे चल के वैज्ञानिक अवस्था आई जिसमें वह वैज्ञानिक तथ्य ढूंढने लगे, हर एक चीज़ में विज्ञान फैक्ट ढूंढने लगते हैं। तो यह 3 अवस्थाएं ऑगस्ट काम्टे के अनुसार हैं जो कि रेखीय दिशा में, अर्थात वह आगे बढ़ती ही जा रही हैं, दोबारा जो है पीछे नहीं जा रही हैं, वह आगे ही बढ़ती जा रही हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक विकास की तुलना जैविक विकास से की। समाज जो है हमेशा सरल से जटिल रूप में विकसित होता है। यह आपने समझ लिया। तीसरे जो हमारे विचारक हैं
इमाइल दुर्खिम जी, उन्होंने समाज को यांत्रिक एकजुटता से जैविक एकजुटता की ओर विकसित होते हुए देखा है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि पारंपरिक कृषि समाज से औद्योगिक और फिर आधुनिक तकनीकी समाज की ओर बढ़ना। दूसरा है शिक्षा प्रणाली का गुरुकुल से आधुनिक विश्वविद्यालय की ओर विकास, अर्थात पहले लोग बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वह अपना घर त्याग करके गुरु के पास उनके घर पर रख कर पढ़ने जाते थे, और आधुनिक समय में विभिन्न विश्वविद्यालय बन गए हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बन गए हैं। तो यह विकास हमें रेखीय देखने को मिल रहा है, अर्थात एक ही दिशा में हमें देखने को मिल रहा है, हमें विकास मिल रहा है। यह हमारा हो गया रेखीय सिद्धांत। अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और समझ में आए फिर भी आप कमेंट कर दिया करिए कि जिससे हमें पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं और आपके हिसाब से क्लासेस चल सकें। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसी निर्धारित रेखा में नहीं चलता, बल्कि चक्र के रूप में दोहराया जाता है। समाज एक निश्चित दिशा में प्रगति करने के पतन की ओर बढ़ता है और फिर पुनः विकास की प्रक्रिया शुरू करता है। अर्थात कोई भी चीज़ है वह पहले प्रगति करती है, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, और उसके बाद फिर से वह पतन पर पहुंच जाती है, और यह चक्र हमेशा वह चलता रहता है, ऐसा चक्रीय सिद्धांत कहता है। इसमें मुख्य विचारों की बात करें तो समाज में विकास और पतन एक चक्र के रूप हैं। कोई भी समाज निरंतर उन्नति पर नहीं रह सकता, अर्थात वह उन्नति कर रहा है तो उसका पतन आवश्यक होगा, ऐसा चक्रीय सिद्धांत का मानना है। सामाजिक परिवर्तन की गति वृत्ताकार या पुनरावृत्ति मूलक होती है। इसमें प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? ओसबॉर्न, स्पेंगलर। उन्होंने सभ्यताओं की तुलना में मनुष्य के जीवन चक्र से की हुई है, जैसे कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है, वह उत्कर्ष पर पहुंचता है, फिर उसका पतन होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह एक चक्र के हिसाब से होता है। फिर जो है किसी व्यक्ति का जो है जन्म होता है और विकास होता है, उत्कर्ष होता है, पतन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अगला कौन है हमारे विचारक? पीटरिम सोरोकिन जी। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन को संवेदी, आदर्शवादी और मिश्रित सांस्कृतिक अवस्थाओं के बीच घूमते हुए बताया हुआ है, अर्थात यह भी चक्रीय सिद्धांत का जो है एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं। टायनबी जी कहते हैं कि सभ्यताओं के उत्थान पतन को चैलेंज एंड रिस्पॉन्स के चक्र में रूप में समझाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो रोमन सभ्यता का उदय होता है, उसका उत्कर्ष देखने को हमें मिलता है और फिर उसका पतन हो जाता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल का उत्कर्ष देखने को मिलता है, फिर मध्यकालीन आता है, फिर आधुनिक पुनरुत्थान देखने को हमें मिल रहा है। अर्थात कोई भी एक प्रकार से काल रहा हो, कोई भी समय रहा हो, वह पहले अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है, फिर पतन पर पहुंच जाता है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा चक्रीय सिद्धांत के अनुसार है। यह आपने दो सिद्धांत समझ लिया। अब हम चलेंगे तीसरे सिद्धांत की तरफ, जो कि है जनसांख्यिकी सिद्धांत, डेमोग्राफिक थियरी ऑफ द सोशल चेंज। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा समाज की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन की गति कैसी है, दिशा जो है समाज की जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उस पर निर्भर करता है। मुख्य विचार की इसमें बात करें तो जनसंख्या का आकार, संरचना, वृद्धि दर और घनत्व समाज की संस्थाओं और जीवन पद्धति को प्रभावित करते हैं। अर्थात आपके घर से ही आप एक एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए कि आपका घर है, उसमें कम से कम 25 लोग हैं, तो क्या एक प्रकार से जीवन शैली होगी, लोगों के क्या कार्य रहेंगे, अधिक कार्य करने पड़ेंगे, अधिक से अधिक जो है सबकी जिम्मेदारियां रहेंगी। वहीं एक एकल परिवार है या छोटा परिवार है तो वहाँ पर आपको कम जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। संरचना उसकी अलग रहेगी, उसका जो है संस्थाएं, उसके कार्य, उसकी वृद्धि दर अलग देखने को आपको मिलेगी। तो जनसंख्या जैसे जैसे कहीं पर भी बढ़ती है, गांव समाज भारत में, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में जीवन पद्धति को यह प्रभावित करती है। जनसंख्या में परिवर्तन से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि भारत सबसे ज़्यादा इस समय जनसंख्या के नंबर पर सबसे पहला है। आप अभी कमेंट करके हमें बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किस देश का है पूरे विश्व में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा
ऐसा देश है जो प्रथम नंबर पर है? ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करके बताएंगे हमें पता चलेगा कि आपको भी जानकारी कुछ प्राप्त है। यह बहुत ही सिंपल हमने प्रश्न पूछा हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से देश प्रथम नंबर पर हैं। इसमें हम जनसंख्या के सिद्धांत को देखें, जनसांख्यिकी सिद्धांत को देखें, तो इसमें प्रमुख विचारक इमाइल दुर्खीम जी हैं। इन्होंने बताया कि जनसंख्या घनत्व बढ़ने से समाज में कार्य विभाजन बढ़ता है और जिससे सामाजिक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। थॉमस माल्थस जी कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण इन्होंने बताया हुआ है। उदाहरण के लिए भारत में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन। यूरोप में जनसंख्या वृद्धि के कारण औद्योगिक क्रांति को एक प्रकार से गति मिली और जनसंख्या के वृद्धावस्था की ओर बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये हमारा लास्ट सिद्धांत कौन सा है? आर्थिक अथवा संघर्ष सिद्धांत। हर एक टॉपिक अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, फिर से आपको बता दे रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपके अन्य डाउट्स के लिए डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लासेस के वहाँ पर आपको जो है दे दिए जाते हैं क्लासेस के नोटिफिकेशंस, या फिर कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स दिए जाते हैं वहाँ पर आपको भेज दिए जाते हैं। चलिए चौथा हम देखेंगे और आखिरी हमारा सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक अथवा संघर्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक शक्तियां और वर्ग संघर्ष होता है। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच हितों का टकराव परिवर्तन को जन्म देता है और इसमें मुख्य विचारों की बात करें तो आर्थिक संरचना समाज की आधारशिला है। जो इस सिद्धांत को मानते हैं वह कहते हैं कि आर्थिक जो संरचना है वही समाज की आधारशिला है और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही लोगों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखने वाला वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच जो है संघर्ष रहता है, अर्थात जो एक प्रकार से एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फैक्ट्री जो चलाते हैं उनमें और श्रमिक में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, ऐसा इस सिद्धांत का कहना है। यह संघर्ष समाज की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में परिवर्तन लाता है। प्रमुख विचारक की बात करें तो सबसे पहले हैं कार्ल मार्क्स जी। उन्होंने कहा कि इतिहास में होने वाला हर परिवर्तन जो है वर्ग संघर्ष का परिणाम है। देखिए सबसे पहले आता है सामंती व्यवस्था, उसमें विकास हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था आई, समाजवादी व्यवस्था आई, फिर साम्यवादी व्यवस्था आई और यह परिवर्तन आर्थिक संघर्षों के कारण होते रहे हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स जी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष ने कई सामाजिक परिवर्तन लाए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष महत्वपूर्ण कारण एक प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अर्थात जैसे कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न हो रहे थे, 1857 की क्रांति को ही हम देख लें तो उसमें क्या होता है कि भारत के लोगों के पास हथियार की कमी हो जाती है और जिसके कारण यह हार जाते हैं, वरना हमारा देश जो है उसी समय आज़ाद हो गया रहता। तो आर्थिक जो शोषण हुए उसके विरुद्ध ही विभिन्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए और आर्थिक स्थिति के कारण ही भारत एक प्रकार से पीछे रहा था उस समय। इस समय तो धीरे धीरे भारत में विकास हमें देखने को मिल रहा है। आधुनिक समय में श्रमिक आंदोलनों, महिला आंदोलनों और सामाजिक न्याय आंदोलनों के पीछे भी संघर्ष की भावना देखी जाती है। सभी सिद्धांतों का हम तुलनात्मक सारांश अगर देखना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय सिद्धांत में। रेखीय सिद्धांत में एक ही दिशा में प्रगति होती है, चक्रीय में चक्राकार होता है, जनसांख्यिकी में जनसंख्या के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है और संघर्ष के आधार पर आर्थिक एवं संघर्ष में हमें देखने को मिलता है। रेखीय में प्रमुख बल जो है सामाजिक विकास पर दिया जाता है, चक्रीय में सभ्यताओं के उत्थान पतन पर, जनसंख्या संरचना पर जनसांख्यिकी में और आर्थिक और संघर्ष सिद्धांत में आर्थिक शक्तियों व वर्ग संघर्ष पर ध्यान दिया जाता है। इसमें विचारक कौन कौन से हैं? अगस्ट काम्टे, स्पेंसर और दुर्खिम महोदय। इसमें स्पेंगलर, सोरोकिन, टायनबी और इसमें माल्थस और दुर्खिम महोदय और इसमें कार्ल मार्क्स जो है प्रमुख एक प्रकार से विचारक माने जा सकते हैं। परिवर्तन की प्रकृति जो है रेखीय में क्रमिक होती है, चक्रीय में आवर्तक होती है, जनसांख्यिकी में जनसंख्या आधारित होती है और आर्थिक एवं संघर्ष में संघर्ष और क्रांतिकारी
प्रकृति परिवर्तन की हमें देखने को मिलती है। निष्कर्ष रूप में हम समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को एक ही सिद्धांत से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, अर्थात रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, जनसांख्यिकी सिद्धांत और आर्थिक संघर्ष सिद्धांत चारों पढ़ना हमें आवश्यक होता है। क्योंकि रेखीय सिद्धांत जो है परिवर्तन की प्रगति के रूप में देखता है, चक्रीय सिद्धांत उसे आवर्ती प्रक्रिया मानता है, जनसांख्यिकी सिद्धांत जनसंख्या को परिवर्तन का आधार मानता है और आर्थिक संघर्ष सिद्धांत जो है परिवर्तन को वर्गीय टकराव से एक प्रकार से जोड़ता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से होता है, इसलिए आधुनिक समाजशास्त्री परिवर्तन को बहुकारक प्रक्रिया, मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस एक प्रकार से मानते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर हुआ समाप्त। अब जान लीजिए आपके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ जो भी रहते हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग कोई भी टॉपिक या फिर जो कोई जाते हैं कॉलेज, वो कॉलेज में नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स अलग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यूनिक ज्ञान जो यह चैनल है, इस पे आपको विभिन्न नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पर जानकारी आपको दी जाती हैं और यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करना है, मैसेज करके बताना है कि BA 3rd सेमेस्टर सोशोलॉजी का सर हमें नोट्स चाहिए। ये हमारा कोर्स टाइटल है, हमने सिलेबस देख लिया हुआ है चैनल पर, सेम सिलेबस ही हमारे कॉलेज में लगा हुआ है। हमें जो है इस ग्रुप में जुड़ना है। आप QR कोड सेंड कर दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। मात्र 25 रुपये पेमेंट करना है, उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के नोट्स मिलेंगे। तीसरी बात, आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराए जाएंगे उसके नोट्स मिलेंगे। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीरीज की PDF आपको भेज दी जाएगी, PDF नोट्स भेज दी जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए ग्रुप में, क्लासेस चलती ही रहेंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक कमेंट आप अवश्य करिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं, कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कब आपके एग्ज़ाम होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।